हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हम लोग का एनपीए टॉपिक चल रहा था। ये टॉपिक सारे रीनेम हो जाएंगे। आज बैठ के मुझे रीनेम कराने हैं, ठीक है। एनपीए हम लोग पढ़ रहे थे, एनपीए की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एनपीए किन किन केसेस में हो रहा है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था असेट क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद असेट क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा स्टडी कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मेरे दोस्त इसको हिंदी में भी पढ़ लिया था, ऐसा में क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है। ओके। फिर सरफाइसी एक्ट पर हम लोग आए थे। सरफाइसी एक्ट हम लोगों ने देखा था किन किन केसेस में ये लागू नहीं होता है। यहां तक डन हो गया था। यहां तक हम लोगों का डन था। सर करंट अफेयर्स बैच कब से शुरू है मेरे भाई? 16 तारीख से शुरू है। करंट अफेयर्स बैच 16 तारीख से शुरू है। ओके। सर इट्स माय फर्स्ट क्लास में यहां से शुरू करूं? नहीं मुकेश भाई, जिनकी भी क्लास है वो स्टार्टिंग से शुरू के टॉपिक पे पहले फोकस करें। उन टॉपिक को जैसे कि बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम और ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, इन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करें तुरंत मेरे दोस्त। इन पे ज्यादा फोकस होके काम करें, ठीक है। सर वन क्लास कम क्यों? एक भी क्लास कम नहीं होगी, सारी क्लास मिलेंगी, पूरी की पूरी रीनेम हो जाएगी ये, ठीक है, डोंट वरी। कोई टॉपिक बचेगा वो टॉपिक भी कराऊंगा मैं, और भी टॉपिक कराऊंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ठीक है, अब मेरी बात को सुन लो, जो भी स्टूडेंट है जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है 16 से। इस करंट अफेयर्स के बैच में सभी को फोकस करना है, गलती से इस बैच को स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसको को याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वॉरियर 7.0 एसबीआई क्लर्क की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, इस वॉरियर 7.0 सीरीज को करना है। जो नए बैच की तलाश में है कि हमें एक नया बैच चाहिए, तो वही वो जो एसबीआई पीओ आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो वॉरियर 8.0 स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई से। इस पे आपको फोकस करना है। तो ये दो बैच मेरे नए आ रहे हैं, 2 से 3 बैच, इन पे फोकस कर सकते हैं, ओके। ठीक है, चलो मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरटी और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। पहले तो मुझे बताओ मेरे दोस्त, ये डीआरटी और डीआरएटी आया कब था? डीआरटी और डीआरएटी आया कब था? मैंने होमवर्क में दिया था तुम्हें पढ़ने के लिए। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जरा पढ़ते हैं इसको। इफ बोरोवर कैन टेक स्टे ऑर्डर फ्रॉम डीआरटी। अब हुआ क्या, सरफाइसी एक्ट में नोटिस दिया गया है यहां पर किसको, कि बैंक के द्वारा नोटिस दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम आपकी प्रॉपर्टी को ले लेंगे, ओके। अब यहां पर क्या होता है कि बोला गया है कि बोरोवर कैन टेक स्टे ऑर्डर फ्रॉम डीआरटी अगेंस्ट द ऑक्शन एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल ना करे, उसका ऑक्शन ना करे। अब इसके लिए कि भाई वो कहता है कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपका पैसा चुका दूंगा। आप एक काम कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या काम कर दीजिए? आप बस इतना कर दीजिए कि जो जो मेरा ये प्रॉपर्टी है इसको अभी मत बेचिए। तो ऐसे तो भाई बातों से तो काम नहीं चलेगा। तो ये जो कस्टमर है ये कहाँ जाता है? डीआरटी में, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। और जब ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाता है तो वहां से क्या करता है, वो प्रॉपर्टी के सेल के अगेंस्ट में स्टे ऑर्डर ले लेता है कि जिससे बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सेल ना करे और उसकी नीलामी ना करे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, मेरे भाई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात बताओ, साउंड ओके? मेरे दोस्त एक बार लिख दो जरा, साउंड ओके है? साउंड ओके? चलिए भाई, सब बढ़िया चल रहा है, साउंड ओके चल रहा है बिल्कुल। एक सेकंड, बस एक सेकंड। चलो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, चलो ठीक है। अब स्टे ऑर्डर अगर उसे यहां से मिल गया तो बढ़िया है। अगर मानकर चलिए स्टे ऑर्डर उसे यहां से नहीं मिलता, तब क्या किया जाए?
अगर उसे स्टे ऑर्डर यहां से नहीं मिलता तब वो क्या करे, मुझे इतना बताओ मेरे भाई। अगर स्टे ऑर्डर मिल गया तो ठीक है भाई, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से स्टे ऑर्डर मिल गया तो ठीक है। अगर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से स्टे ऑर्डर नहीं मिला तब वो क्या करेगा, तब वो क्या करे? ओके, वो फिर कहां जाएगा? अगर वो डीआरटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है देन ही कैन अपील टू डीआरएटी। जैसे हाई कोर्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। डीआरएटी, डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल, इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल, समझ में आया? डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, डेट, अरे यार, अरे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल, ओके। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। अगर डीआरटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है फिर वो डीआरएटी जाएगा। कहां जाएगा मेरे भाई? डीआरएटी, डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल पे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, वो तुम लोगों के लिए होमवर्क का पार्ट रहेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे ये कहां पर है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो टोटल मिलाकर भारत में 39 डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। जो 5 डीआरटी हैं ये आपका मुंबई, ये ऐसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इलाहाबाद, ये 5 जगह है डीआरएटी। सुनिएगा, अगर हम लोग डीआरएटी की बात करते हैं तो डीआरएटी कहां पर है? डेट रिकवरी अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। टोटल कितने हैं? 5 हैं। और ये पांचों कहां पर है? तो अपने लिए आंसर बनता है, ये पांचों आए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ओके। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे भाई? टोटल मिलाकर कितनी डीआरटी है? 5 डीआरटी हैं। पांचों में एक इलाहाबाद है, एक चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता। ये क्वेश्चन 4 ही बोला भाई, मैंने बोला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इलाहाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इलाहाबाद। अब एक छोटा सा यहां पर एक प्रोविजन है कि अगर किसी को डीआर80 जाना है, कहां पर? डीआर80, तो उसके लिए बोला है कि आपको अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट का इतने प्रतिशत जमा करना पड़ता है। तो सवाल यहां पर उठता है कि कितने प्रतिशत इनको यहां पर जमा करना पड़ता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो डीआर80 में जाकर स्टे ऑर्डर लेना चाहता है तो उसको अपने बकाया का कितने प्रतिशत जमा करना पड़ता है? बताइए मेरे भाई। बताइए, किसी को आइडिया? ये आपको एक होमवर्क का सवाल देता हूं, इस क्वेश्चन को ढूंढना, इसका आंसर ढूंढना कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि उसे डीआर80 से क्या मिल जाए? सर, स्टे ऑर्डर मिल जाए, तो उसको एज पर एक्ट कितने प्रतिशत कितना प्रतिशत अपने बकाया का उसे यहां पर जमा करना पड़ता है? कितना प्रतिशत अपने बकाया का उसे यहां पर जमा करना पड़ता है? 10%? आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं मैं। सोच लो, आराम से, आराम से, तसल्ली से सोच लो।
गूगल पे 50% कह रहा है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बोल रहा हूँ, मैं बता दूंगा मेरे भाई, मैं बता दूंगा। इसमें से दो चीज है, एक 75 है कि 50 है। मैं तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तुम्हारा बच्चों के दिमाग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आराम से थोड़ा ढूंढना और इसका आंसर देना। कुछ जगह पर 50% मिलेगा, कुछ जगह पे 75% मिलेगा। अगर बुक्स की बात करें वहां 75% है, गूगल पे जाते तो 50% है। ये होमवर्क है, आराम से ढूंढ के मुझे इसका आंसर देना। ये जो डीआरटी और डीआरएटी आए थे वो इस एक्ट के माध्यम से आए थे। इसका नाम है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ये एक्ट किसके लिए आए थे? हमने बोला था कि भाई पहले सिविल कोर्ट हुआ करते थे, फिर स्पेशल रिकवरी के लिए कोर्ट आ गए, और उनसे क्या था कि वो स्पेशल जो कोर्ट बने वो रिकवरी के लिए बनाए गए थे। प्रोवाइड स्पीडी रिड्रेसल टू लेंडर्स एंड बोरोवर थ्रू फिलिंग ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन इन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड अपील इन डेट रिकवरी अपील ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी और डीआरएटी में अपील करने के लिए यहां पर इस एक्ट को लाया गया। इसका नाम है रिकवरी। एक इस एक्ट को स्पेशली बोरोवर लेंडर्स के लिए लाया गया था। किस एक्ट के तहत? तो रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 के तहत। जो सरफाइसी एक्ट है ये प्रोवाइड एक्सेस टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर्ड अंडर द एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ सिक्योर्ड डेट फ्रॉम अ बोरोवर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एट द फर्स्ट स्टेज। अब देखो यहां पर इस लाइन का मतलब है, असल में है क्या है कि, या असल में है क्या मेरे भाई, कि अगर आपको बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के आगे अपनी रिकवरी करनी है तो उसके लिए फिर सरफाइसी एक्ट लेकर आए थे, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एट द फर्स्ट स्टेज। समझ में आ गया? क्लियर हो गया भाई? अरे भैया डीआरटी और डीआरईटी में बोरोवर जा सकते हैं ऐसा नहीं है। ये रिकवरी के लिए सब जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। मैं तुम्हें लिंक करके समझा रहा हूं जिससे कि तुम्हारे क्लियर हो जाए। देयर आर 39 डीआरटी एंड 5 डीआरएटी। ओके, आर सिंगल मेंबर ट्रिब्यूनल। रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993, असल में आरडीबी एक्ट 1993 क्या प्रोवाइड करता है कि डीआरटी और डीआरएटी होने चाहिए। किस चीज के लिए? कि ये जो अमाउंट है उसकी रिकवरी के लिए, जितने भी कह सकते हैं ये रिकवरी रिलेटेड केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लोज करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए? रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट। अब जरा देखिए, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू केसेस वेयर अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर द एक्ट और कंसोर्टियम ऑफ बैंक ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 20 लाख और मोर। मतलब डीआरटी और डीआरएटी में आप तभी जाएंगे जब आपका अमाउंट ऑफ लोन कितना होगा? 20 लाख या उससे ज्यादा का होगा। द एक्ट इज एप्लीकेबल टू केसेस वेयर अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज 20 लाख और मोर। समझ में आया ये क्लियर हुआ भाई? मतलब ये कह रहा है कि द एक्ट, कौन सा एक्ट? ये रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट, आरडीबी एक्ट 1993। ये कहां पर एप्लीकेबल होता है? जहां पर अमाउंट ऑफ डेट, जो लोन का अमाउंट जो ड्यू है एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो 20 लाख या उससे ज्यादा का है। सरफाइसी 1 लाख और अब के लिए, वेल डन यार, बहुत बढ़िया। सरफाइसी मोर देन 1 लाख के लिए। और ये जो आरडीडी भी है, ठीक है, ये आपका आरडीडी भी, ये दोस्त 20 लाख के लिए, रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी। क्लियर हो गया? सर अगर 20 लाख से ज्यादा हुआ तो फिर सिविल कोर्ट बने हुए हैं मेरे भाई, वहां पर केस लड़ते रहो, नॉर्मल केसेस चलेंगे। फिर इतने छोटे छोटे अमाउंट के लिए थोड़ी डीआरटी और डीआरएटी जाया जाएगा। क्लियर हुआ? प्लीज फिर से एक्सप्लेन करो।
अरे बेटा मैंने हिंदी तो करके बताई है। एक्ट जो होता है वहां एप्लीकेबल होता है जहां पर अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर द एक्ट इज 20 लाख और मोर। सरफाइसी एक एक्ट है, ये लाए थे, तो इसमें क्या है कि डीआरटी और डीआरएटी में ये है कि यहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन है, मतलब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और सरफाइसी में क्या असल में है तो यूं ही कि भाई इधर से अगर बचना है तो बोरोवर सरफाई कहां चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये अंतर। यहां पर क्या है डीआरटी और डीआरएटी में, यहाँ ये कोर्ट है स्पेशल और ये एक एक्ट है। समझ रहे हो, ये एक एक्ट है भाई। सर 1 लाख और अबव सरफाइसी एक्ट एंड 20 लाख एंड अबव दिस एक्ट। यस ब्रो नयन भाई, वेल डन, बहुत सही पकड़े। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा क्वेश्चन जरा ऐसे देखना। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको समझना जरा, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ रहा था तुम लोगों के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक ने कहा ना कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एन अकाउंट बिकम्स एनपीए। निम्न में से किस केस में जो खाता होता है वो एनपीए बनता है। देखिएगा, वेयर प्रिंसिपल एंड और इंटरेस्ट इन टर्म लोन हैज बिकम ड्यू एंड not paid by the borrower for 75 days। केस नंबर 2, ठीक है। दूसरा, वेयर द कैश क्रेडिट वेयर द कैश क्रेडिट अमाउंट has been where the cash credit amount has been out of order for more than 90 days। ठीक है, सी, केस नंबर सी। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। वेयर बिल परचेज्ड और discounted discounted has become overdue and continues to be overdue for 87 days।
87 days। ओके, डी केस, केस स्टडी करा रहा हूं बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे। ऐसे क्वेश्चन सेट है इसमें आप लोग इजीली आंसर टिक कर सकते हो। वेयर अमाउंट रिमेन अनपेड फॉर लेस देन 2 crop season for short duration and less than 1 crop season for long duration crop। मतलब where amount remain unpaid for less than 2 crop season and for short duration and less than 1 crop season for लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। बी एंड डी बोथ, बी एंड डी बोथ, बहुत बढ़िया आंसर दीजिए इसका मेरे भाई। ठीक है, पहला वाला लिखा है ओनली ए, दूसरे में लिखा ओनली बी, ठीक है, और तीसरे में लिखा ओनली सी, और चौथे में लिखा बी एंड डी। अब मुझे बताओ कौन सा सही है, बी एंड डी? ये वो है जो आते हुए गलत करके आ रहे हैं। ये बहुत इजी लग रहा होगा, मैं बता रहा हूं सबके मन में, मैक्सिमम के मन में ये नहीं आ रहा क्या यार मजाक कर रहे हो, ये क्वेश्चन करा रहे हो। और देखो यहां फंस गए ये लोग, यहां फंस गए भाई, ये फंस गए। क्यों फंस गए, क्यों फंस गए मेरे भाई, जरा देखो। वेयर अमाउंट रिमेन अनपेड फॉर लेस देन 2 क्रॉप सीजन, फॉर लेस देन 2 क्रॉप सीजन, फॉर लेस देन यार नहीं, फॉर 2 क्रॉप सीजन। ओके, लेस देन 1 क्रॉप सीजन नो, फॉर 1 क्रॉप सी, फॉर लेस देन वर्ड आएगा क्या, लेस देन वर्ड आएगा क्या मेरे भाई, बताओ लेस देन वर्ड आएगा, नहीं आएगा, यहां आएगा फॉर 1 क्रॉप सीजन। समझ में आ रहा है? तो कौन सा बनेगा आंसर, ओनली बी। अब बता दो क्या तुम लोगों को आता नहीं था, आता था, आता था कि नहीं आता था मेरे भाई? फिर भी तुम गलत करके आए, फिर भी तुम गलत करके आए थे ना, यही होता और कुछ नहीं होता। समझ में आ गया? आता है, आप शब्दों में फंसा दिए। अरे भैया हम क्या फंसा दिए, एग्जामिनर हमें फंसा देता है तो हमें भी तो तैयार होना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पहला क्लियर है, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट, कोई ऐसा तो इसको दिक्कत थी? चलो एक एक और क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया शानदार अति उत्तम क्वेश्चन आया है, देखना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बैंक्स आर, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा कि मैं लिख लाऊं क्वेश्चन को, इसमें टाइम जाता है बट कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई, ठीक है, क्लासिफाई एनपीए अकाउंट। सर हिंदी में नहीं है या तो उसमें, देखो झूठ क्या बोलूं, मैं बुक से करा रहा हूं एक स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है, तो उसमें हिंदी नहीं है यार। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को याद होंगे क्वेश्चन, कोई बनाकर नहीं करा रहा हूं, ये दोस्त कंटेंट एक्सप्लेनेशन पूरा अपना है। क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि जो तुम्हें मैं बुक से करा रहा हूं, तो इसलिए उसमें हिंदी नहीं है, होती तो मेरे भाई मैं हिंदी छपवा देता, ठीक है। अब मुझे उसे बनानी पड़ेगी हिंदी। अब जरा देखो, पहला ऑप्शन, इनटू टू कैटेगरी, कितनी कैटेगरी में है मेरे भाई, टू। अब ये होता है कुछ लिखा होता है उसमें हम अपना इनपुट डाल देते हैं, थोड़ा सा तो क्वेश्चन मजेदार हो जाता है। एक डाउटफुल एंड लॉस अकाउंट, सही, ये टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ाओ, यहाँ पे बहुत लैग हो रहा है। ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया मेरे बेटे भाई बच्चों, तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हारे शब्द, है मेरा दिल, है मेरा दिल, ठीक है। थ्री कैटेगरी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट।
तीसरा, इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट, इनटू 4 कैटेगरी, दैट इज स्टैंडर्ड अकाउंट, सब स्टैंडर्ड अकाउंट, डाउटफुल और लॉस असेट। बताइए इसका आंसर। बताओ इसका आंसर। ए, बी या सी, डी? ए, बी, सी या डी? मैक्सिमम बोल रहे हैं सी, स्पेशल मेंशन अकाउंट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट। असल में ऐसे में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, इसको अलग से बनाया जाता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। जो कैटेगरी है वो आपकी यही है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट। सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट। क्योंकि शुरुआत होती है एनपीए के बाद से, क्लासिफिकेशन आता है एनपीए के बाद से। ठीक है, तो असेट क्लासिफिकेशन में एनपीए के बाद से अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एनपीए अकाउंट। यहां पर क्या लिखा है? एनपीए अकाउंट। समझो, एसएमए एनपीए अकाउंट है क्या मेरे भाई? एसएमए एनपीए अकाउंट है क्या? क्वेश्चन को समझो यार, क्वेश्चन को समझो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्वेश्चन को समझो, शब्दों का खेल है। चिंता चिता में बिंदु का फर्क है और वही खेल चल रहा है। देखो ये एनपीए सही खेल गए सर। अरे भाई देखो, समझो अर्पिता बहन, देख समझ, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो फिर एग्जामिनर खेलेगा। ठीक है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एनपीए अकाउंट। खेल कहां से है? एनपीए से है। मैं बता रहा हूं, जीए में तुम ठोक कर आओगे 50 में से 40, बशर्ते शब्दों के खेलों को समझ जाना। ठीक है, एनपीए। अब देखो यहां पर एनपीए अकाउंट कब क्या कहलाएंगे? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट, यही तो 3 कहलाएंगे। बताइए। सर बट ग्रेटर देन 90 डेज एसएमए होता है बेटा, नहीं, लेस देन 90 डेज एसएमए होता है इफ इट क्रॉसेस 12 मंथ। और एनपीए होने तक, एनपीए होने से 90 दिन से 12 महीने तक वो रहता है सब स्टैंडर्ड। एनपीए होने के 12 महीने बाद नहीं होता है। चलिए अब देखो जरा, एसएमए कंप्लीट होने के बाद ही तो एनपीए बनता। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अगला। देखो, व्हाट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द नोटिस टू बी गिवन बाय अ बैंक फॉर टेकिंग पोजेशन? इस वर्ड को अंडरलाइन करना, फॉर टेकिंग पोजेशन। आज क्वेश्चन कर रहा है, न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाओगे भाई? सब पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, तसल्ली कर लो। ऑफ अ सिक्योरिटी, ओके, अंडर सरफाइसी। क्या बात है बेटे, हैं? सबके सब चाचा चौधरी बन रहे हो, हैं? सबको सब पता, इसलिए समझ रहा हूं।
यहाँ तो मैंने बिल्कुल तुम्हें सीधी बॉल दे दी, फ्लैट पिच पे छक्के ही मार रहे हो सबके सब हैं। समझ रहा हूँ। अभी दो क्वेश्चन में गूगली जब फेंक दिए थे तब तक कैसे त्राहिमाम 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 करने लग गए थे, क्यों भाई? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका बताओ, आंसर क्या होगा? फुल फॉर्म पूछो, अच्छा। बहुत बढ़िया, 60 डेज क्लियर है ये। लेकिन ये देखो, ये पोजेशन के लिए बोला है, पोजेशन के लिए। अगर बैंक को उसका पोजेशन लेना है तो 60 डेज का नोटिस करना पड़ेगा, 60 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, ओके। क्लियर। चाचा चौधरी भी खुद से भी बने हैं, आप बनाए हो, अच्छा शुक्रिया। चलो ठीक है, अब बातें बहुत करते हो, सुनो जरा। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। हम्म, एक सेकंड रुकना। अच्छा एक चीज सुनो जरा, एक एक पॉइंट है, इसको लिख रहा हूं मैं तुम लोगों को। पीसीआर, ठीक है, पीसीआर। मैंने ये यूट्यूब पे पढ़ाया था 3 या 4 दिन पहले। तुम लोगों को याद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? पीसीआर। अच्छा, पुरी के बाद से जनसंख्या काफी बढ़ गई, हाँ मेरे भाई, 20-25 लाख का अभी बैच खरीद लिया बच्चों ने, इतने की तो जनसंख्या बढ़ गई है मेरे भाई। सब देखो, अपने को फोकस नहीं करना। जरा देखो यहाँ पर, पीसीआर है ये, पीसीआर, ठीक है, पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म है प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। क्या फुल फॉर्म है? प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं ये। क्यों होमवर्क छोड़ रहा हूं? ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको जरा फोकस करना। एक क्वेश्चन, दूसरा, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। द डिसीजन ऑन एन ऑन एन अपील अगेंस्ट डीआरटी is to be given by DRAT within how many days? The decision on an appeal against DRT, DRT के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट में अपील इज टू बी गिवन बाय DRAT, कितने दिनों में ये देनी पड़ेगी? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा तुमको भी, तुम भी ढूंढोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलो अभी इतना करना, ये दो क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी,
ओके। अच्छा, तुम लोगों ने साउथ की मूवी नहीं देखी है? तुम लोगों ने देखा है जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह का कोई पेमेंट नहीं करता मूवीज वगैरह में, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो ना फिर गुंडों को बुलाते हैं। एक साउथ की मूवी है, उसमें शायद डॉन नंबर 1 है, कोई दूसरी मूवी है उसमें रघु रोकड़ा आता है, रघु रोकड़ा, बाउंसर, ठीक है। वसूली भाई, इनका काम क्या होता है कि ऐसे लोग जो पैसा शांति से नहीं देते हैं, ले लेते हैं, तो फिर उनसे रिकवर करने का ये काम करते हैं, काइंड ऑफ यहां पर समझते हैं। बस इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, बैड बैंक। बैड बैंक। एक शब्द होता है समथिंग इज बेटर देन एवरीथिंग, ओके। क्या होता है? समथिंग इज बेटर देन एवरीथिंग, यही होता है मेरे भाई। किंग नंबर 1, हाँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बैंक कहता है कि हम गए, अरे भैया बैंक कैसे हो, अरे भैया आशीष भाई सही हैं। अरे तो ये बता तुम्हारी शकल क्यों उतरी है? अरे यार लोग बहुत तेज है। मैंने कहा क्यों? कि यार राहुल भाई शादी के लिए पैसे लेके गए थे, और जब तक दहेज था पैसे चुकाते रहे, अब जैसे ही दहेज खत्म हो गया पैसा देना बंद कर दिया, हमारे लोन का पैसा दे नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर ऐसे तो तुम यार दोस्त बंद हो जाओगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, तो फिर क्या करोगे? अरे हमें कुछ सॉल्यूशन ऐसा बताओ कि ये जो हमारा लोन है, जो एनपीए हो गया है, इसको हम किसी को बेच दें। ये जो हमारा लोन है, जो हमारा एनपीए हो गया है, इसको हम किसी को बेच दें, और वो क्या करेगा कि इसमें से पैसा कवर कर लेगा। तो उन्होंने कहा तुम ही कर लो। तो कहता हमारी बस बस की बात नहीं है, हमने भाई साहब बहुत हाथ पैर फेंक लिए, हम पे ना है रहो, हम ना कर पा रहे, अब हमें कोई ऐसा बताए तो भैया वो हमारे पैसा न ले आए, तो बताए तो कोई हते तो तुम्हारे पास, और ना हते तो फिर बताओ हम कचू अपने आप ही देखें। तो ऐसे करके इनमें बात है वे लग गई मेरे भाई। अब हुआ क्या देखो यहां पर, तो फिर मैंने इनको बोला कि एक काम करो, तुम अपने जो लोन नहीं है, जो तुम्हारा एनपीए है, एनपीए, इसको तुम ना एक काम करो, बैड बैंक को बेच दो। बैड बैंक मतलब असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। मेरे भाई किन को बेच दो? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दो। और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, इसमें से मैक्सिमम अमाउंट अपना एक्सट्रैक्ट करेगी, रिकवर करेगी, अपना कमीशन काटेगी और यहां पर बैंक को दे देगी। तो मतलब बैंक के लिए तो ये हो गया ना, एक विन विन सिचुएशन में आ गया कि यार इसको पैसा मिल नहीं रहा था, पैसा यहां पर मिल गया। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पैसा देते, वो रिकवरी का काम यहां पर करते। क्लियर हुआ मेरे भाई? अब ये क्या करेगी कि जितनी भी फाइनेंशियल असेट है, जैसे लोन हुआ है, लोन दिया है, एडवांसेस दिया, इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो पैसा चाह रहे हैं अपना लेना, बट नहीं पैसा ले, इवन इन्वेस्टमेंट भी, भाई पैसा दिया है और पैसा डूब डूब गया, वो भी तो मेरे दोस्त अपना ही था। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी ये सारा काम होता है रिकवरी का, वो यहाँ पर कौन करता है मेरे दोस्त? तो ये बैड बैंक करता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। कितने स्टूडेंट है बेटा इस टाइम पर? 25 स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। बड़ा सूखा पड़ा हुआ है, तुम और बच्चों को लेकर आओ, भाई 168 कोड लगवा के, यहाँ पर 25 बच्चे ही देख रहे हैं बस, ठीक है। कम से कम 200 250 तो करवाओ, तुम लोग रिकमेंड किया करो, तुम बिल्कुल मेरे बारे में बताते ही नहीं हो। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो मेरे भाई। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ एआरसी को। सर उसको प्रॉफिट कैसे हुआ एआरसी को? बेटा एआरसी क्या करेगी, जैसे कि, अच्छा एक बात बता मेरे भाई, नहीं भाई नहीं है, बहन है, हंसिका दीदी, जरा एक बात सुनो। दीदी ऐसा हुआ, मेरी ना जो बाइक है, मेरी बाइक है, एक बंदा ले गया, और हंसिका दीदी अपने क्षेत्र की बहुत मतलब नामी गिरामी है। हंसिका दीदी भाई साहब, नाम सुन ले कोई हंसिका, ओहो, बहन बहन माफ कर दो, ऐसे करके त्राहीमाम करने लगे। मैं हंसिका दीदी के पास पहुंचा, अरे दीदी दीदी सुनो ना, हाँ भैया बताओ ना, दीदी मेरी ना कोई ने बाइक ले ली है, मेरी बाइक दिलवा दो ना। तो दीदी कहती है अच्छा तुम्हारी बाइक 1,80,000 की है, ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसका 10% मुझे दे देना, मैं तुम्हारी बाइक दिलवा दूंगी, 5% मुझे दे देना। तो बेटा ये कमीशन पे काम करता है, ठीक है। कमीशन, अगर जो तुम्हारी रिकवरी होगी ना, उसमें से अमाउंट अपना वाला ले लेगा और बाकी तुम्हें दे देगा, ओके। क्लियर हुआ? अभी मैं तुम्हें एक और पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, वो अभी न्यूज में भी चल रहा है। हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल पढ़ा था कि एक नया बैड बैंक बनने जा रहा है, उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? एक नया बैड बैंक बनने जा रहा है, उसका नाम क्या है?
NARCL, 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 नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। याद रखना दोस्त, इसका नाम है बैड बैंक। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां से इसे बोलते हैं हम लोग बैड बैंक्स, या बोलते हैं इसको नेशनल। बाकी उसके बाद आ गया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्त, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसको अभी इनकॉर्पोरेट किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि इसकी स्थापना कर दी गई है। बैड बैंक लीगली स्टार्ट हो गया है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के साथ। अभी तक हम लोग देखें तो अभी जो न्यूज दिखा रहा है वो ये है कि जो ये अभी हाल फिलहाल हुआ क्या था कि बजट में अनाउंस किया गया था कि नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो लिमिटेड है इसको बनाया जाएगा। ओके, किस चीज के लिए? यहां पर कि यही जो बैड जितना भी अमाउंट होगा लोन का जो एनपीए हो चुका होगा उसकी रिकवरी के लिए यहां पर ये काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि जो ये कैनरा बैंक है, अभी मैं पढ़ रहा हूं इसको, ये न्यूज में चल रहा है 2 दिन से न्यूज में चल रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैनरा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक लेड बाय कैनरा बैंक, इसमें कैनरा बैंक होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें कैनरा बैंक की बात करें, ये 12% स्टेक होल्ड करेंगे। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक लेड बाय कैनरा बैंक आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड कंट्रोलिंग स्टेक इन, मतलब कैनरा बैंक का तो 12% स्टेक रहेगा। ठीक है, और ओवरऑल मिलाकर जो बैंक होंगे इसमें कंट्रोलिंग स्टेक। अब ये तो कल पेपर में आया था, हाँ कल पेपर में आया था, तभी तो देखो आज तुम लक्की हो कि आज ही हम लोग इसको बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है अभी कि हाँ NARCL, इससे रिलेटेड डेटा मैं तुम लोग को और डिटेल में बता भी दूंगा। ठीक है, और इस डिटेल में बता दूंगा। इसमें लिखा हो गवर्नमेंट विल नॉट हैव एनी डायरेक्ट इक्विटी कंट्रीब्यूशन, इट विल गारंटी द सिक्योरिटी रिसीप्ट इशूड बाय ब्ला 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 सेंटर फॉर द गारंटी। ओके, मैं इसमें रिलेटेड डेटा बताऊंगा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपने ये बताओ इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये ARC का क्या है? अभी इनकॉर्पोरेट हुआ है, भी आरबीआई ने इसको लाइसेंस नहीं दिया। आरबीआई इसको लाइसेंस देगा जल्दी, सुन, आरबीआई विल गिव लाइसेंस। मतलब इंडिया का खुद का मेरे दोस्त बैड बैंक हो गया है, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोई प्राइवेट नहीं। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इनकॉर्पोरेटेड एज ऑन डेट लिख लेना 7 जुलाई 2021, 7 जुलाई को इसे बनाया गया है। क्लियर है भाई? एक आर्टिकल मिला है, इसको पढ़ूंगा मैं। आर्टिकल को बड़ा बढ़िया है, इसमें कंटेंट दे रखा है। बट अभी इसका जब लाइसेंस मिलेगा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट और बनेगा। ये अपना जो ये टॉपिक होता है ये कंप्लीट होता है। यहां से एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा यार, NARCL में एक अपॉइंटमेंट हुआ था। एन NARCL जो ये बैड बैंक है, इसके हेड कौन है? हेड कौन है दोस्त? अभी हाल फिलहाल इसके हेड बने हैं पदम कुमार M नायर। देखो नाम याद रखना, पदम कुमार। एसबीआई के, एसबीआई से हैं दोस्त। इनको सीईओ बनाया गया इसका। इनका नाम क्या है? पदम कुमार M नायर। ठीक है, पदम कुमार M नायर, पद्मा कुमार M नायर, नेम्ड एज दी सीईओ ऑफ प्रपोज्ड NARCL या बैड बैंक। ठीक है, ये मतलब ये 200% आना ही है ये वाला तो सवाल आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टॉपिक खत्म होता है यहां पर, ये एनपीए वाला। इसमें जो हम लोग का छोटा सा पार्ट बचता है वो ये बचता है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो वाला। और एक मैंने होमवर्क का क्वेश्चन तुम लोगों को दिया है,
पीसीआर हम लोग पढ़ेंगे, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। 1 मार्क्स हो गया, पक्का हो गया 1 मार्क्स, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पढ़ाऊंगा और नेशनल इनकम का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर नया टॉपिक अपना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्लाइड चेंज कर रहा हूं। आज भी यही तक क्लास है? नहीं, आज क्लास यहां तक नहीं है। आज हम लोग की क्लास है बेसिल नॉर्म्स की। बेसिल नॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहां से पिछली बार क्लर्क में एग्जाम में क्वेश्चन, 1 मिनट पीपीटी डाउनलोड कर लूं मेरे भाई। व्हाट अबाउट एनपी क्या है? नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम हो गया है, बस थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो करा दूंगा। दोनों एक साथ करा दूंगा, ये जो होमवर्क के क्वेश्चन और नेशनल इनकम। घबराते क्यों? अब मैं तुम लोगों को पढ़ाने 5 मिनट का टाइम देता हूं, इसे रीड करो। देखो स्टार्ट कर दिया यहां से। कि उसके बाद मैं कंटेंट दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ फोकस में करूंगा आधा पौना घंटा अपने एक्सप्लेनेशन पे। इसलिए अभी से देख लो, क्योंकि इसमें थोड़े टर्म ऐसे आएंगे समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ू, आगे बढ़ू मेरे भाई। दोनों पेजेस हो गए डन। नेक्स्ट आगे देखो। अभी इसका डेटा भी तो आया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का। जीडीपी टू डेट रेशियो कुछ आया था मेरे भाई, याद हो आपको? करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था। बीआईएस ने एक डेटा रिलीज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। पेशेंस नहीं रखा तो सर के ऊपर निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा कंटेंट पहले बता रहा हूं, समझ लो। दो समझ में नहीं आया, समझाना ही नहीं है, पहले तुम्हें रीड कराना है, थोड़ा दिमाग में सेट कर लो। कोमल ऐसा लिख सकते हो कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज अ स्पेशल टाइप या काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाय एनपीए फ्रॉम बैंक एंड ट्राई टू extract maximum amount from it and try to extract maximum amount of it. Next, तुम्हारे बेसल का मतलब क्या समझ में आया? पहले तो मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसल मेरे भाई? अकॉर्डिंग टू यू बेसल का मतलब क्या है? बेसल का मतलब तुम्हारे दिमाग में ये जो एक टर्म है, बेसल का मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? गाइडलाइंस।
बहुत बढ़िया। गाइडलाइंस, ओ माय गॉड। सुपरविजन, बेसिल का कोई नियम का लिस्ट है जिसको फॉलो करते हो, ओ माय गॉड। सुपरवाइजर, ओ माय गॉड। कितना शानदार बोलते हो तुम लोग, चीटिंग भी नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझते हैं। असल में ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा भाई है, ठीक है। मैं बैठा हुआ था, तुम लोगों ने कहा कि आशीष सर आप कहाँ रहते, तो मैंने कहा आगरा। कहां पर मेरे भाई, कहाँ रहता हूं मैं, आगरा। अब मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। तो तुम में से जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, नयन हो गया, ठीक है, ये हंसिका हो गई, ठीक है, ये मेरे दोस्त यहाँ पर संतोष हो गया, ये अपना संतोष हो गया मेरे भाई, ठीक है। और भी बच्चे यहाँ पर, ये शिवानी की बात कर लेते हैं, शिवानी, ये अपनी शिवानी है, ठीक है, ये शिवानी को, तुम सब बच्चे मेरे भाई जितने भी है ना यहाँ पर, हाँ सबके सब, ऑल 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 ऑल, तुम सबके सब मेरे घर पर आ गए। तुम लोगों को पता चला कि आशीष सर टाइम से वॉरियर की क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे हैं, और या यूं कहें कि एसपीआई मेंस का एग्जाम आ गया, तुम लोग सब लोग मेरे घर पे आ गए। अब तुम लोग मेरे घर पे आ गए, घर अपना छोटा, तो मैंने कहा चलो भैया सबके सब छत पे। और वहां मेरे भाई मैंने कहा चलो ठीक है, नीचे वही फर्श वर्श बिछवा दिया, कि इतनी जगह कहाँ होती घर में, मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं बैठ गए। मैं भी बैठ गया, तुम भी बैठ गए आराम से, और वहीं दोस्त बातचीत करने लगे। तुम लोगों ने ना बीच में मेरे भाई गोला सा बना लिया यूं करके, और मुझे बीच में बिठा लिया, और मैं यहाँ बीच में बैठा हुआ हूँ, तुमसे तुम्हारी सबकी बातें सुन रहा हूँ मेरे भाई, सुनता हूँ, बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा बताओ एक एक करके क्या कह रहे हो सर, ये बताओ एसबीआई क्लर्क मेंस में कितने दिन का करंट अफेयर पढ़ाओगे, मैंने कहा लास्ट 6 मंथ का। अच्छा ये बताओ फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से करें, मैंने कहा वॉरियर 7.0 से। अच्छा ये बताओ कि आरबीआई की सर्कुलर कराओगे, मैंने कहा यस। ठीक है, मैंने कहा आरबीआई की प्रेस पूछा, आरबीआई की प्रेस रिलीज कराओगे, मैंने कहा यस। मैंने कहा आरबीआई की नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा आरबीआई की नोटिफिकेशन कराओगे, मैंने कहा यस। अच्छा तो सर ये बताओ कि हम तो नए बच्चे, हम तो जानते नहीं, हम आपका बैच कैसे खरीदें, मैंने कहा कोड लगा लेना Y168, इससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे खरीद लेना। तो ये सारी बातें हम लोगों की मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर ये चलती रही। फिर तुम लोगों ने कहा सर देखो सुनो हमारी बात, आप जो ना लास्ट टाइम पे 10 डेज 10 क्लासेस लेते हो ना, ये भी हम लोगों को कराना, ठीक है, 10 डेज 10 क्लासेस लेते हो ना, ये भी मेरे भाई हमको कराना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो हम लोगों के बीच में एक तगड़े रूप में एक क्या हुआ है दोस्त, एग्रीमेंट। क्या हुआ है, एग्रीमेंट, कि भाई ये काम करना है, 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 ये काम करना है। क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ है कि नहीं हुआ, समझौता हुआ है कि नहीं हुआ। इस समझौते को मैं क्या नाम दूं, फटाफट बताइए। इस समझौते को मैं क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर, वॉरियर वॉरियर मेरे वॉरियर, इस समझौते को मैं क्या नाम दूं, वॉरियर मेरे वॉरियर मेरे वॉरियर, इसको क्या नाम दूं मेरे भाई। इसको नाम दिया मैंने आगरा अकॉर्ड, आगरा नॉर्म्स, आगरा रूल। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया। तो मतलब क्या है कि जिस शहर में एग्रीमेंट हुआ, उस ही शहर का उसे नाम दे दिया। तो इसका तात्पर्य है कि बेसिल क्या है सर, इट इज अ सिटी, और उस सिटी में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, और इसीलिए इसको बोल दिया हमने बेसिल नॉर्म्स, बेसिल एग्रीमेंट, या बेसिल अकॉर्ड। एंड बेसिल इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, बेसिल इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, समझ में आया। बेसिल इज व्हाट, बेसिल इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। क्लियर हो गया। अब ये है कि सर ये एग्रीमेंट क्या हुआ, यहां तो हमारे समझ में आ गया कि ये एग्रीमेंट हुआ था भाई एसबीआई मेंस बैच के रिगार्डिंग। लेकिन अगर हम लोग बोले यहां पर क्या एग्रीमेंट हुआ, बेसिल नॉर्म्स में कौन सा समझौता हुआ होगा, ये दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कड़ियों को जोड़ूंगा, मैं रटाने वाला काम नहीं कि भाई साहब A to Z रट लेना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरीके से ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि पाई आर एच स्क्वायर भैया फॉर्मूला लगा दो बात खत्म हो गया काम अपना, ऐसा नहीं करना मेरे भाई, अपने को समझना पड़ेगा फॉर्मूला बना कैसे। तो उस पर अब ये यहां पर जरा बताओ कि ये जो नॉर्म्स है, बेसिल नॉर्म्स, ये किस बारे में ये नॉर्म्स बनाए गए, किस बारे में ये नॉर्म्स बनाए गए, किसी को आइडिया। समझना जरा, एक और क्लास में पढ़ेंगे, 2 क्लास में कंप्लीट होगा, एक क्लास में नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है, जरा देखना, ये आशीष गौतम है। हुआ क्या, मेरे पिताजी ने मुझको 1 लाख रुपए दिए, बट आशीष जा जी ले अपनी जिंदगी। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, जी लेंगे अपनी जिंदगी। अब उन्होंने ऐसा मन में सोचा था, उन्होंने कहा बेटा ये 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे रख लो, मैं आऊंगा तुमसे लेने के लिए मेरे भाई, इसको तुमसे ले जाऊंगा जब मैं मेरे को जरूरत होगी। मैंने कहा ठीक है पापा, आपका पैसा मेरा पैसा सब उड़ा दूं, सॉरी सब मैं जमा करके अपने पास रखूंगा, ऐसा करके मेरे भाई मैंने पिताजी को यहाँ पर कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या कि संतोष सर मेरे पास आए। संतोष सर, अब संतोष सर जैसे ही मेरे पास आए कहते हैं कि आशीष, मैंने कहा हाँ सर, कि यार कुछ पैसे की जरूरत है। मैंने कहा बताइए सर, बहुत पैसा है तुम्हारे भाई के पास। तो कह रहे अरे तेरी भाभी को घुमा के लेकर आना। मैंने कहा अरे यार निकी और पूछ पूछ, मैं कुआरा हूं कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तुम लोगों के दर्द को समझता हूँ, तुम लोग घूम के आओ, टेंशन ना लो। ऐसा मेरे पास आए, मैंने अपने पास से 40,000 रुपए इनको दे दिए। कितने रुपए इनको दे दिए? 40,000 रुपए इनको दे दिए मेरे भाई। फिर इनको देख के, वो नहीं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही शुभम सर के भी रंग बदल गए। शुभम सर, ओहो आशीष, चलो ठीक है हम भी चल रहे हैं। शुभम सर मेरे पास आए, अरे बेटा आशीष, मैंने कहा हाँ सर बताइए, कि हमें सुनना है कि तुम यहाँ पर कुछ पैसे वैसे बांट रहे हो। मैंने कहा सर पैसे बांट बांट नहीं ना, उधार ही दे रहे हैं। ठीक है, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या करेगा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा कितने रुपए तुम्हें चाहिए, अब सीधी बात पे, हम मुद्दे की बात पे। तो कहते हैं काम करो, हमको 20,000 रुपए दे दो। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, ले जाओ मेरे भाई बैच, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 20 नहीं लो, तुम 30 ले जाओ। ठीक है, तुम 30 ले जाओ। और संतोष सर ने कितने लिए मेरे भाई? संतोष सर 10,000 ले गए, ये आप आपस में ही आए थे, 50,000 ये ले गए, फिर 30,000 ये ले गए। ओके, अब फिर क्या हुआ, फिर अपने सिड सर आए, सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर कहते हैं अरे आशीष भाई, वैसे ही कहते हैं आशीष भाई। मैंने कहा हाँ। अरे एक काम है बताऊं? मैंने कहा हाँ भाई बताओ। ऐसे ही आते हैं वो, अरे आशीष भाई। मैंने कहा हाँ। अरे एक काम है बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ भाई। तो एक कुछ पैसे की जरूरत थी। मैंने कहा बताओ कितने की जरूरत थी? तो कहते हैं कि 20,000 रुपए दे दो। मैंने कहा क्यों? कह रहे तुम्हारे तो वॉरियर बैच में बहुत एडमिशन हो जाते हैं, तो तुम्हें तो दिक्कत नहीं आ रही, हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें पैसे की जरूरत है। मैंने कहा ले लो भाई, दिक्कत क्या आ रही है। तो 20,000 रुपए मैंने भाई यहाँ पर सिड सर को भी दे दिए, देखिए सिद्धार्थ सर को दे दिए। तो मैंने 1 लाख रुपए जो मेरे पिताजी ने दिए थे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई। पिताजी ने 1 लाख रुपए दिए भरोसे के साथ कि बेटा उड़ा देगा, सॉरी बेटा बचा के रखेगा। तो और बेटे ने क्या किया कि बेटा दिलदार है मेरे भाई, दिलदार है। पहले दिल दिया तो टूट गया, पैसा दिया था मेरे भाई। ठीक है, 50,000 संतोष सर को, 30,000 शुभम सर को, और यहाँ पर सिद्धार्थ सर को कितने पैसे दिए मेरे भाई? 20,000 रुपए सिद्धार्थ सर को यहाँ पर दे दिए। ओके, अब क्या हुआ सीन सुनना। असल में क्या हुआ कि संतोष सर ने इसमें से मेरे को लौटाए 40,000 रुपए, शुभम सर ने इसमें से मेरे को लौटाए 25,000 रुपए। ठीक है, 25,000 नहीं लेते, 27,000 ले लेते हैं। और सिद्धार्थ सर ने इसमें से मेरे को लौटाया, आशीष भाई। मैंने कहा हाँ। अरे आपके पैसे देने हैं। मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने मेरे को लौटाया मेरे भाई यहाँ पर 15,000 रुपए। ओके, ठीक है, मतलब मैंने दिए कितने थे उधारी पे? 1 लाख रुपए। लौट कर कितने आए? 40 और 20, 60, 10, 70, 70, 77 और 5, 82। कितने लौट कर आए? 82,000। कितने नहीं लौट कर आए? 18,000। ये 18,000 किस में चल रहे हैं? रिस्क में। भाई रिस्क में है कि नहीं? मैंने लोन कितने का दिया था? लोन कितने का दिया था? लोन कितने का दिया था? 1 लाख रुपीस का। भाई बताओ मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए का, या सुनो, मैंने लोन कितने का दिया था? 1 लाख रुपए का। रिकवरी कितने की हुई है? 82,000 की। कितने की रिकवरी नहीं हुई है? 18,000 की। अब पिताजी आते हैं और घर की बेल बजती है, टिननन, टिननन, ऐसे करके डोर बेल है मेरे भाई।
टिनने 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 टिनने। हम पहुंचे भाई साहब। मैंने कहा हाँ जी पापा जी, आइए 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 आइए। तो पापा जी आए, बैठे। मैंने कहा भाई, पापा जी की सेवा चालू की गई, फिर पानी वानी लेकर आए उनके लिए। असल में पिताजी आते थे ना तो ऑफिस से, अभी भी आते हैं, लेकिन अब वो चीज नहीं है, क्योंकि अब पापा मतलब खुद लगे रहते हैं अपने में, सारी चीजों में। लेकिन जब वो आते थे, थके हारे आते थे, तो ये था कि तुरंत की तुरंत उनके लिए पानी लेकर जाना, ये सारी चीजें। तो तांबे का लोटा होता था, उसमें लेकर जाते थे। तो हम लेके पहुंचे, तो उनके सामने हाथ मान के खड़े हो गए, जी पापा जी बताइए। तो मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिए थे। मैंने कहा हाँ पापा जी बिल्कुल दिए थे आपने 1 लाख रुपए। तो कहाँ है वो? मैंने कहा यहीं है। तो कहते हैं कि लाओ। मैंने कहा हाँ ले आएंगे, आप बताइए, चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे? तो कहते हैं जो तुम्हारा मन करे। नहीं पापा जी ठंडा पिए तो बताइए, शरबत बनाए कि कोल्ड ड्रिंक बनाए कि क्या लेकर आए बताइए। तो हम भाई खातिरदारी शुरू कर दी इसी तरीके से। तो वो बैठे आराम से पैर वैर दबाने लग गए। अरे बेटा आशीष 1 लाख रुपए कहाँ है, दो ना। अरे मैंने कहा पापा जी देंगे, बताइए और बताइए पापा जी, ऑफिस में कैसा ऐसा चल रहा है, सारी चीजें, और आपकी मित्र वगैरह हैं ऑफिस में, सब बढ़िया है? अरे आशीष मुद्दे की बात पे आओ, क्या जो मैं कह रहा हूँ तुम इधर उधर की बातें घुमा रहे हो। मैंने कहा अरे पापा जी बताइए ना यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि अभी बताऊं तेरे को मैं? मैंने कहा हाँ बताओ ना, क्या कह रहे हो? भाई 1 लाख रुपए दे जाके, बहुत देर हो गई ड्रामा करते हुए, चाय पानी पैर दबा रहे हैं, समझ रहा हूं मैं तेरे को, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके बैठा है। मैंने कहा हाँ पापा लेकर आता हूँ। मेरे भाई मैं उठा, तुरंत की तुरंत उनको फिर मैंने 82,000 रुपए दे दिए। सुनना मेरे भाई, मैंने 82,000 रुपए दिए। जैसे ही मैंने 82,000 रुपए दिए, तो हुआ क्या, पापा जी भाई साहब नोट गिनने लगे। अबे भाई किसी की शकल पर नहीं लिखा कौन है, तो फिर उन्होंने भरोसा नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे नोट गिनने लगे, एक दो, फिर उन्होंने कहा इसमें तो यार 18 नोट कम है। तो मैंने कहा 18 नोट कम है? अच्छा ये तब की बात है जब नोटबंदी नहीं हुई थी, उससे पहले 1,000 का नोट चलता था, तब की बात कर रहे हैं वो। तो कहते हैं कि इसमें तो यार 18 नोट कम है। मैंने कहा अच्छा ये 18? हाँ मैंने पापा इधर उधर हो गए होंगे। कह रहे 18 नोट कम है, बता क्या है कैसे हुआ? मैंने कहा पापा असल में ऐसा था कि संतोष सर को तो जानते हो ना, अच्छा वो अंग्रेजी एडिटोरियल। मैंने कहा हाँ वही 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 वही। तो क्या हुआ? मैंने कहा उनको भाभी के साथ घूमने जाना था, मनाली वनाली जाने थे, तो वहां पर उन्होंने घूम के आए थे, तो वहां 50,000 रुपए ले गए थे, 40,000 ही लौटाए। अच्छा फिर बाकी के? अरे उनको जानते हो, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। हाँ अच्छा शुभम, शुभम वो अपना शुभम झांसी। मैंने कहा हाँ वही वही वही। उसने भी यहाँ पर 30,000 ले लिए थे, उसमें भी 27,000 ही लौटाए, 3,000 नहीं लौटाए। अच्छा तो बाकी कहाँ गए? अरे आप जानते हो वो लखनऊ वाला छोरा अपना मैथ का फैकल्टी, अरे भैया वही सिड सर। अच्छा वही आशीष सर, आशीष सर, आशीष सर। मैंने हाँ वही 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 वही। तो उसको कितने दिए थे? मैंने कहा उसको पापा जी मैंने 20,000 दिए थे, उससे भी 15,000 लौट कर आए। अच्छा मतलब कि संतोष सर ने 40,000 लौटाए हैं, 10,000 नहीं लौटाए? मैंने कहा हाँ अब आप सही पकड़े हैं। जरा ध्यान से सुनना, यहां से स्टोरी स्टार्ट होने वाली है हमारे काम की। आप संतोष शुभम सर ने यहां से 3,000 नहीं लौटाए हैं। पापा ने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान से मेरे मेरे दोस्त आंखें खुल गई, लिटरली बता रहा हूं। मैंने, मेरी आंखें खुल गई। और सिड सर की बात करें, इन्होंने 5,000 नहीं लौटाए। ये कितने परसेंट नहीं लौटाए जरा देखना। 50,000 में 10,000 कितना परसेंट रिस्क है भाई? 50,000 में लोन में 10,000 कितना परसेंट रिस्क है? कितना परसेंट रिस्क है सर? 20% रिस्क है। 20% रिस्क है। सर शुभम सर को 30,000 लोन दिया था, 3,000 नहीं लौटा, ये कितना परसेंट रिस्क है? 10% रिस्क है। 20,000 में 5,000 नहीं लौटा, ये कितना परसेंट रिस्क है? सर 25% रिस्क है। मतलब अलग अलग व्यक्ति को जो लोन दिया जाता है, जो लोन देते हैं, क्या उसमें रिस्क होता है कि नहीं होता? ये सोचकर बताइएगा। जो आप लोन देते हैं, क्या उसमें रिस्क होता है कि नहीं होता है? होता है। किसी को आपने दोस्त पैसा उधार दिया, उसमें रिस्क होगा कि नहीं होगा? रिस्क होगा। ऐसे ही जब मैंने पैसा उधार दिया तो उसमें भी रिस्क था। इसी प्रकार बैंक पैसा उधार देता, उसमें भी रिस्क होगा। भाई बैंक पैसा उधार देता है, रिस्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर पिताजी ने कहा कि तुझे एक बात बता, तूने ये पहली बार तो किया नहीं है। अरे पापा आप तो जानते हो मेरे को, आप ही की कार्बन कॉपी हूं। हाँ तो जैसे मैं हूं वैसे ही तू है बेटा। देख मैं भी पैसा उधारी पे देता हूं, जब उधारी पे देता हूं तो मुझे भी पता है कि जैसे तेरे दोस्त वैसे ही मेरे दोस्त, ठीक है? अब ऐसे में कुछ पैसा रिकवर होकर नहीं आएगा, इसकी तो तू मान कर चल। मैंने कहा ठीक है पिताजी, मान लिया कि कुछ पैसा लौट कर नहीं आएगा। ये तेरा वो पैसा है जिसमें कि रिस्क फैक्टर है, मतलब अगर तू पैसा इसको उधार देगा तो ये लौट कर नहीं आएगा। तो मैंने कहा पापा जी सॉल्यूशन दीजिए, बातें बहुत करते हो आप। ये बताइए कि ये जो पैसा लौट कर नहीं आया है 18,000 रुपए का, ये 18,000 का क्या करूं मैं? इस 18,000 का क्या करूं जो नहीं लौट कर आया? तो उन्होंने कहा एक काम कर,
तू अपने पास इतनी इनफ कैपिटल रख, इतना पैसा रख कि कल को 18,000 नहीं आया, लेकिन तेरे पास कुछ परसेंट में इतना पैसा होगा कि इस लॉस को तू पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन इस लॉस को कम जरूर कर सकता है। बात समझ में आई? कि 18, अगर मैं तेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा हूं तो तू मुझे कितने लौटा रहा है? 82,000 रुपए। अगर तेरे पास कुछ पैसे पड़े होते, 2, 4, 5, 10,000 रुपए, तो तू मुझे यहां पर दे देता। मैंने कहा बिल्कुल दे देता। तो अपने पास इतनी इनफ कैपिटल रख कि फ्यूचर में होने वाले लॉस से तू खुद को रिकवर कर सके, फ्यूचर में होने वाले लॉस से खुद को रिकवर कर सके। मतलब पिताजी बार बार इस बात पर कह रहे हैं कि बेटा अपने पास तू कुछ ना कुछ इतनी पर्याप्त पूंजी रख कि भविष्य में होने वाले लॉस से तू खुद को रिकवर कर सके। यही तो कह रहे हैं मेरे दोस्तों। मतलब यही तो कहना है कि जो तू पैसा उधार दे रहा है, उस उधारी में कुछ ना कुछ तो रिस्क है मेरे भाई। जो तू पैसा उधार दे रहा है, उस उधारी में कुछ ना कुछ तो रिस्क है। तो जितना पार्ट रिस्क का है, उस रिस्क के पार्ट के अगेंस्ट में कुछ कैपिटल तो अपने पास रख कि भविष्य में अगर ये 18,000 डूबे तो तेरे पास कुछ इनफ कैपिटल होगी इस लॉस से धीरे धीरे रिकवर करने के लिए। बताइए मित्रों, बताइए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कितना परसेंट रखना है, क्या रखना है भैया, वो बात की बात है। मित्रों और मित्रियों, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ रुपए रखने चाहिए रिस्क बियर करने के लिए बेटा। बिल्कुल, रिस्क को, रिस्क बियर से बढ़िया शब्द है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? वो अमाउंट कहां से आएगा? ओहो दीदी ने, रुक जाओ है। अमाउंट पे डिपेंड करेगा ना, परसेंटेज तो। हाँ बेटा, ये सारी चीजें अलग है, ये बेटा बहुत बड़े स्तर की बातें हैं, अभी इसमें मत फंसो। आपके आपके पैसे तो अलग से चले जाएंगे यदि आपने पापा को अपने पैसे दिए। बिल्कुल बेटा चले जाएंगे। पूजा जी जरा बात सुनिए, आप बड़ा ध्यान से बात सुनना। आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आशीष गौतम ने यहां पर चलिए लिखिया कि भाईचारे में पैसे दिए। क्या सच में भाईचारे में पैसे देगा वो? भैया क्यों पैसे देगा? घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा। संतोष सर को मैंने 10%, 10% ब्याज पे पैसा दिया भैया, 10% पे दिया है। शुभम सर भाई थोड़े रिच टाइप के हैं, अपने रिच टाइप के रिच ही है मेरे भाई, इनको 15% पे दिया। सिड सर को हमने 25% पे दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये देखिए हमने ब्याज पे पैसा उठा रखा है। और हमको अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें रिस्क भी लेकर चलनी पड़ेगी। हर चीज में रिस्क होती है। जहां पर प्रॉफिट है वहां रिस्क भी है, जहां पर प्रॉफिट है वहां रिस्क भी है। तो आपको भविष्य में लॉस हो सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट भी तो अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ऐसे में अगर ये डूबा तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो हो जिससे कि तुम इस डूबत से निकल पाओ। समझ में आयो? मन ने जो तन्ने समझायो तन्ने समझ में आयो कि ना आयो? थोड़ा थोड़ा आयो, अभी पूरा लाते हैं भैया। अब नेक्स्ट सुनियो, अब है क्या यहां पर अब जरा थोड़ा मुद्दे की बात पर आते हैं। ये बैंक्स होते हैं, बैंक्स लोन देते हैं। लोन उनकी क्या होती है? असेट। उस लोन में कोई ना कोई रिस्क होता है। यस और नो? यस और नो आंसर बनता है यस। आंसर बनता है मेरे भाई यस। मतलब कि बैंक क्या करता है कि भाई लोन देता है, लोन यानी कि लोन उसकी असेट देता है। उस असेट में क्या होता है? कोई ना कोई रिस्क होता है। ओके, फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया 1 लाख रुपए का, ये बैंक ने लोन दिया है। इसमें जो रिस्क है वो 18% की रिस्क है। अब ये आरबीआई डिसाइड करती है या तो फिर बैंक इंडिविजुअली डिसाइड करते हैं। अब जैसे कि हाउसिंग लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, अलग अलग भांति प्रकार के लोन है मेरे भाई। किसी में सिक्योरिटी रखी हुई है, किसी में सिक्योरिटी नहीं रखी। ओवरड्राफ्ट भी है, कैश क्रेडिट, इट इज अ काइंड ऑफ लोन मेरे भाई। तो अगर इनका पैसा नहीं लौट कर आएगा तो ये रिस्क है कि नहीं है? मित्रों बताइए, मित्रियों बताइए, रिस्क है कि नहीं है? बताइए मित्रों मित्रियों, रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है ना। अब रिस्क इसमें 18% यानी कि 18,000 रिस्क है। रिकवरी कितने की हो रही है? 82,000 की। रिकवरी कितने की हो रही है? 82,000 की। यस और नो? 82,000 की।
ये पॉइंट समझ में आया कि लोन दिया था कितने का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का जब लोन दिया तो इसमें 18% माना, ये माना है मेरे भाई, ठीक है, माना 18% इसमें रिस्क है। तो कितना परसेंट, जो कितना पैसा लौट कर आया आपका, 82,000 आपका पैसा लौट कर आया। कितना लौट कर नहीं आया, 18,000 आपका लौट कर नहीं आया मेरे भाई। जब 18,000 आपका लौट कर नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस 18,000 के अगेंस्ट में, इस 18,000 के अगेंस्ट में अपने पास मिनिमम क्या मेंटेन करेंगे, मिनिमम कैपिटल मेंटेन करेंगे, जिसमें इसे बोलते हैं हम लोग पर्याप्त पूंजी। ओके, इसे बोलते हैं एमसीआर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम न्यूनतम पूंजी तो इतनी रखेंगे कि भविष्य में होने वाले लॉस को कम किया जा सके। यस और नो, यस और नो मेरे भाई। अब ये मिनिमम कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, उसके लिए एक यहां पर वर्ड यूज किया गया, CRAR और CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। इट इज 11.5% एट प्रेजेंट। सब कुछ माना था, बट ये ट्रू है मेरे भाई, एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं कि बैंक्स को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये पढ़ाऊंगा क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब कि इस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। 18,000 का बैंक 11.5% मेंटेन करेंगे, इट विल बी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इट विल बी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्या कहलाएगा, आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कहलाएगा। और ये 11.5% क्या कहलाएगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। अब जरा सुनने की जरूरत है, हुआ क्या था कि जब बेसिल में सभी लोग बैठ गए थे आपस में गोला बना के और एक दूसरे से बात करने लगे थे, तो उन्होंने निर्धारित किया कि जो बैंक को लॉस हो रहा है, जो बैंक का रिस्क है, इस रिस्क के अगेंस्ट में वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन करके चलेंगे। और इसको लेके जो रूल बने वो सारे के सारे कहां पर बने थे, बेसिल में। इसीलिए इसको नाम दिया था बेसिल नॉर्म्स, इसीलिए इसको नाम दिया था बेसिल नॉर्म्स। तो बेसिल नॉर्म्स में क्या मतलब हुआ कि जो बैंक लोन दे रहे हैं उसमें जो रिस्क है उसके अगेंस्ट में वो कितना प्रतिशत मिनिमम कैपिटल के रूप में मेंटेन करके चले, वो कहलाता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या कहलाता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैंक को ये पता होगा कि उनका रिस्क कितना है। मैंने कहा बस भाई, बैंक को ये पता होगा, इंडिविजुअल बैंक को पता होगा कि उसका रिस्क कितना है। ठीक है भाई, बैंक ने जो आरबीआई ने प्रतिशत निर्धारित किया उसके अनुसार, या खुद उन्होंने निर्धारित किया उसके अनुसार उन्हें पता होगा कि जो ये लोन है इसमें रिस्क कितना है। तो जितना रिस्क का अमाउंट वो कैलकुलेट करेंगे उसमें एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो रेट चल रहा होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो का, वो मेंटेन करेंगे। यानी कि 11.5% 18,000 का निकालेंगे और जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल कर आएगी यही कहलाएगी आपकी इनफ कैपिटल या पर्याप्त पूंजी। इसको लेके जो रूल बनाए गए उन रूल को नाम दिया गया बेसिल नॉर्म्स, बेसिल अकॉर्ड या बेसिल एग्रीमेंट। बेसिल नॉर्म्स, बेसिल अकॉर्ड या बेसिल एग्रीमेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ। लेकिन इसमें एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया कि सर 18,000 का 11.5%, ये 11.5% ही डिसाइड किया जाता है कहां पर, बेसिल नॉर्म्स में। ये बेसिल नॉर्म्स में इसका रेट डिसाइड किया जाता है कि कितना सीएआर और कितना सीआरएआर मेंटेन करना है, तो 11.5%। लेकिन इस 18,000 को क्या नाम दूं, इस 18,000 को क्या नाम दूं, ये 18% कौन बताएगा बेटा, अंकित कुमार। ये 18% कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली। आपको पता होगा, बैंक, अगर आप बैंक है तो बैंक को पता होगा कि हाउसिंग लोन में कितना रिस्क है, एजुकेशन लोन में कितना रिस्क है, पर्सनल लोन में कितना रिस्क है। ठीक है, उस रिस्क रिस्क के परसेंटेज को पहले से आपके पास होगा, आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। और जो 18,000 होगा इसको बोलेंगे क्या, ये रिस्क का ही तो अमाउंट है, इसको नाम देंगे रिस्क वेटेड असेट, रिस्क वेटेड असेट। ओके, रिस्क वेटेड असेट्स, इसको बोलेंगे RWA, रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, RWA, रिस्क वेटेड असेट। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। सो इट इज चेंजेबल। यस बॉस, ये 18,000 तो आपका हर अलग अलग बैंक का जो होगा ये अलग अलग होगा, हर बैंक का अलग अलग होगा, लेकिन हर बैंक को सीएआर और सीआरएआर 11.5% ही मेंटेन करना है। हर बैंक को सीएआर और सीआरएआर 11.5% ही मेंटेन करना है। आया समझ में।
ये 11.5% फिक्स है। ये अमाउंट लोन में से ये जो आरडब्ल्यूए का होगा ये आपको अलग अकॉर्डिंग आपके मतलब आपका जो लोन होगा हर बैंक का अपना अपना कैलकुलेट होकर आएगा। सर पेमेंट बैंक भी है? अच्छा सूर्य शर्मा जी, आपका सवाल तो बड़ा चुभने वाला है। सर 11 जब सर 11,000 18,000 रिकवर हो जाएगा तब 11.5% का क्या होगा? पूजा जी आपका सवाल बेटा बहुत प्यारा है? असल में है क्या है कि अगर पिताजी ने कहा बेटा अपने पास ना तुम जो आय है ना उसके स्रोत को बढ़ा के चलो, कि भविष्य में अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हुई तो आपकी ये नौकरी गई तो फिर परिवार तो तहस नहस हो जाएगा, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे दोस्त की एक और सोर्स इनकम का जनरेट कर लिया। लेकिन मेरी नौकरी ये वाली गई नहीं, मैं दूसरे सोर्स का क्या करूं, उसे बंद कर दूं चलने दूं? बताओ पूजा जी, बताओ बंद कर दूं चलने दूं? भाई इनकम के स्रोत दो हो गए मेरे पास, चलने दो। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो वो पैसे मेरे पास रखे रहेंगे, इनफ कैपिटल है, मैं स्ट्रांग पोजीशन में हूं, वेल साउंड पोजीशन में हूं। बढ़िया है ना कि मेरा कार भी मेंटेन होकर चल रहा है, मेरा रिकवरी भी प्रॉपर हो रही है, मेरे पास पूंजी भी पर्याप्त है। आरडब्ल्यूए का 11.5% मेंटेन करना होता है, यस। उसको कहीं यूज नहीं करेगा, ऐसे क्यों नहीं यूज कर सकता? भाई कैपिटल है, कहीं पर भी लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, कैसे भी जहां चाहो वैसे करो। आरडब्ल्यूए डिपेंड ऑन लोन अमाउंट, यस बॉस, आरडब्ल्यूए लोन में से निकला है नयन जी। एप्लीकेबल ऑल बैंक एक्सेप्ट पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक लोन ही नहीं देता। सी ए आर और सी आर ए आर प्लीज एक्सप्लेन बेटा। ये वह रेशियो है जो भविष्य में होने वाले लॉस को रिकवर करने के लिए बनाया गया है। अगर आपका पैसा लौट कर नहीं आया तो आपके पास इतना पर्याप्त पूंजी होना चाहिए कि भविष्य में होने वाले लॉस को रिकवर कर सकें। वो पर्याप्त पूंजी आरडब्ल्यूए के अगेंस्ट में मेंटेन करने के लिए कौन सा रेशियो हमारे पास होना चाहिए? सी ए आर। सर 9% चेंज होकर 11.5% हुआ है, शिवानी जी ये अभी हम आगे पढ़ लेंगे। इज इट एप्लीकेबल ऑन ऑल नॉन शेड्यूल्ड बैंक, अभी हम लोग ये भी देख लेंगे प्रियंका गर्ग जी किन पर एप्लीकेबल है किन पर नहीं है। सीआरआर सिमिलर है क्या सी आर ए आर से? ना जी बिल्कुल अलग है, नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अब जरा समझते हैं, ये एग्जांपल से समझ में आ गया? अब समझो, एक बैंक है, इसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसकी एक कमेटी बनी, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई थी। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसकी एक कमेटी, उसका नाम है बीसीबीएस, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इस बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने क्या किया कि 10 देशों के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वो आपस में मिलते हैं। 10 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स आपस में मिलते हैं। ए भाई सुन ना, मैंने कहा हाँ भाई बता ना। अरे सुन ना, चल ना, कहाँ चल? मैंने कहा कहाँ चल? अरे सुन ना, चल ना, बेसिल चल, बेसिल। मैंने कहा बेसिल में क्या है? बेसिल में ना 10 देशों के गवर्नर आ रहे हैं। ठीक है, 9 तो आ गए, हम इकलौते रह गए यहाँ पर, चल हम भी चलते हैं। मैंने कहा चल भैया। तो 10 देशों के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, केंद्रीय बैंक के, जैसे भारत का आरबीआई एक एग्जांपल के तौर पर, ये सब कहाँ पहुंचते हैं? बेसिल में पहुंचते हैं। और बेसिल में पहुंचकर एक कमेटी बनती है बीआईएस के द्वारा, इसका नाम है बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। और इस कमेटी को ये मिलकर बनाते हैं, निर्धारित करते हैं कि बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो कितना मेंटेन करके चलना है। ये डिसाइड कौन करता है? बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। समझ में आया? Are all countries of United Nations are member of this? No. Raju bhai, it is optional, not mandatory. If you are interested, you can buy my batch by using Y168. Not mandatory कि you have to buy. समझ रहे हो? by using Y168. समझ में आया? उसी के तरीके से ये भी मेरे भाई ऑप्शनल है। ओके, क्लियर हुआ? चलो अब जरा इस लाइन को पढ़ना।
अब समझ में आएगा। रोहित पहली क्लास से स्टार्ट कर दो, एक एक दिन में दो दो तीन तीन क्लास खत्म करो। उम्मीद नहीं है कि 31 जुलाई को पेपर हो। सर उसमें डिफरेंस बता दो। बेटा मैं बता दूंगा, अभी रुक जाओ जरा। नोट्स बनाना सही रहेगा। मेंस टारगेट बैच को भी पोस्टपोन कर दिया? नहीं यार। क्लियर हुआ ये? देखो, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या कह रही है, देखना जरा, क्या शानदार शब्द लिखे हुए हैं, इन पे जरा फोकस करना। बीसीबीएस, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एक कमेटी है किसकी? बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? देश के केंद्रीय बैंकों की। देखो क्या इंटरेस्टिंग है यार, तो उस कीवर्ड को समझो जरा। बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन किसकी कमेटी है? सर देश के केंद्रीय बैंकों की। बैंक के केंद्रीय बैंक को ही तो बोलते हैं बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। देश के केंद्रीय बैंक को ही तो बोलते हैं बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। तो बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज अ कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974। तो दोस्त 1974 की बात है, 1974 की बात है। 10 देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक कमेटी को बनाया था। ओके, ये किनकी कमेटी थी? तो देश के केंद्रीय बैंकों की थी। ये वो 10 देश हैं जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। इसका काम क्या है? ये एक मंच देता है, एक फोरम देता है कि कैसे बैंकिंग सुपरवाइजरी जो मैटर्स हैं उनके ऊपर रेगुलर कोऑपरेशन किया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स को लेके कि बैंकों को कैसे अपने यहाँ पर बैंक्स को, जो केंद्रीय बैंक हैं, कैसे उनको अपने यहाँ पर जो बैंक हैं उनको मेरे भाई कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। या यू कंट्रोल करने से बेहतर शब्द है सुपरवाइज करना, तो कैसे करें? तो उसको लेके यहाँ पर बेसिल नॉर्म्स बनाए गए। और बेसिल नॉर्म्स, बेसिल अकॉर्ड, बेसिल एग्रीमेंट जो है वो यहां पर एक फोरम प्रोवाइड करता है रेगुलर कोऑपरेशन को लेकर बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स पर। बेसिल क्या है? एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, जो कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर भी है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट 17 मई 1930 को बना था। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्लियर है। अब ये वाला पॉइंट जरा पढ़ लो, ये मजेदार है। इसको पढ़ लो जरा, इसको पढ़ लोगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जैक्ट ईयर याद रखना। मतलब द पर्पस ऑफ द अकॉर्ड एग्रीमेंट इज टू इंश्योर दैट, यह सुनिश्चित करना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास इतनी इनफ कैपिटल होनी चाहिए कि भविष्य में होने वाले अनएक्सपेक्टेड और फ्यूचर लॉस से रिकवर कर सके। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बैंक्स हैं उनके पास मिनिमम कैपिटल इतनी होनी चाहिए कि फ्यूचर में होने वाले जो ये लॉस हैं इनसे बचा जा सके। और इसके लिए आपको सीएआर के रूप में मिनिमम कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। आरडब्ल्यूए आपको गिवन होगा, इसका परसेंटेज ही डिसाइड होगा इस बेसिल नॉर्म्स में।
दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मिनिमम कैपिटल निकल के आएगी, उतनी बैंक्स को मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अभी मैं नंबर ऑन करूंगा 8126580408। इस नंबर पे आप मेरे भाई बता सकते हो मेरे को किसी भी तरीके का मेंस के बैच के रिगार्डिंग, मेंस के किसी भी के सर कैसे करें, क्या करना है। वैसे मैंने यूट्यूब पे एक आज सेशन लिया 12 बजे, उस सेशन को जरूर देखिएगा आप लोग। RWA क्या है देखो, ये समझ में आ गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? रिस्क वेटेड असेट मतलब होता है 18,000 जो रुपए हैं वो आपका RWA है। लोन का वो पार्ट जिसमें कि रिस्क है वो आपका रिस्क वेटेड असेट। असेट यानी कि लोन, रिस्क वेटेड लोन, रिस्क वेटेड लोन। तो रिस्की लोन मतलब लोन में वो रिस्क वाला पार्ट जिसका एक वेट असाइन किया गया है, रिस्क वेटेड असेट। 16 से स्टार्ट हो रहा है मेंस का बैच भाई। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। ये तुम लोगों को मैं स्क्रीन पूरी ओपन करके दिखा देता हूं, आराम से देख लेना, पढ़ लेना। ये PDF फॉर्म में तुम अवेलेबल हो जाएगी, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और शानदार तरीके से स्टडी करेंगे बाकी की चीजों को। वॉरियर 8.0 की क्लास नहीं शो होंगी, क्यों नहीं शो होंगी? सब शो होगा, सब शो होगा भाई। प्रणब भाई मैसेज कर देना, बढ़वा देंगे। ओके, नए फॉर्मेट में PDF मिल जाएगी। वॉरियर 8.0 को TTS में लीजिए, TTS में ही तो है भाई, वो TTS में ही है। ओके प्रणब भाई, चलो ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।